नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट जो आइनी जिसकी कहना चाहिए नुकात है उस पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है आइनी नुकात को बेहतर जो आइन के माहिरीन हैं, कानूनदान हैं, वही बता सकते हैं। सूबाई असम्बली की बात हो रही है कि उसे तहलील कर दिया जाएगा। अगर तहलील होती है सूबाई असम्बली तो उसको उसके आइनी तकाज़ों में फिर क्या वहाँ इलेक्शन होगा, गवर्नर राज लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, केयर टेकर आएगा, क्या आएगा, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली के जो हुई थी तोशाखाना पे, उस पर उनको उनकी पार्टी ओहदे से हटाने के लिए फुल कोर्ट जो है वो लग गई है। और इसकी एक नज़ीर मिलती भी है जब मियां नवाज शरीफ साहब को तायात नाअहल किया गया था तो उनको पार्टी ओहदे से हटा दिया गया था। अदालत का FIA को इन्वेस्टिगेशन करने से रोकना, ये तो कहा जाता है ना कि जब FIA इन्वेस्टिगेशन, क्यों जुरिडिक्शन है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, वरना वो इन्वेस्टिगेटिव इदारा तो रहेगा ही नहीं। तो इन्वेस्टिगेटिव इदारे का इन्वेस्टिगेशन करना और उसको इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देना, मुलजिमों से पूछ-गूछ या लोगों से पूछ-गूछ से रोक देना, क्या ये आइन और कानून में सही है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर अदालत ये रोक रही है तो उसकी जुरिडिक्शन नहीं है, बल्कि जब ये केस अदालत के सामने आए तो डेफिनेटली अदालत उन तमाम कानूनी नकात को देखे कि आया FIA ने उसको पूरा किया या नहीं किया। ये दो बातें हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को प्रोसेस से रोक देना, उसकी कार्रवाई है उससे रोक देना या उसको फैसले से रोक देना। एक आइनी इंडिपेंडेंट इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है और वो किसी के मातहत नहीं है, तो उसको काम करने से रोकना या उसको फैसला देने से रोकना अदालत का इख्तियार में है या नहीं है, ये भी मालूम करेंगे। अब 1 साल की तौसी की बात की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, तो क्या वो मरकज़ी हुकूमत 1 साल की तौसी कर सकती है? सूबाई असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज अब हो सकता है 18वीं तरमीम के बाद? फिर 2 केसेस को ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। एक तो फैसल वाडा पे जो फैसले पे बात करेंगे हम, जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, क्योंकि उसको ऑलरेडी फ़ैसला आ चुका था इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर, और जो ये रेकोडेक के ऊपर जो फ़ैसला आया है आपका सुप्रीम कोर्ट का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे पास तीनों आज माहिर कानून है, लेकिन इससे पहले कि उनका तारुफ कराऊँ एक छोटे से ब्रेक में जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। मेरे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कनरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ यासीन आज़ाद साहब की तरफ। यासीन आज़ाद साहब, इसमें मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों को आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप उसकी वजाहत करें। एक तो ये कि सर, क्या इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अगर एक इदारा है और वो अगर कोई कार्रवाई करे और वो फैसला सादिर करे तो अदालत क्या उसके कार्रवाई को या फैसले को रोक सकता है? एक तो ये। दूसरा ये सर कि FIA एक इन्वेस्टिगेटेड इदारा है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, अदालत उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको किसी को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दे, और क्या अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेटिव इदारे को इन्वेस्टिगेशन करने से या पर्टिकुलर उस केस से रिलेट किसी शख्स को बुलाने से, इंक्वायरी करने से रोक सकता है? एक तो ये सर। और तीसरा और चौथा सवाल मैं उसको भी शामिल कर देता हूँ
कि वैसे तो बड़ी नज़ीर है सर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की माशाल्लाह, जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक। फैसल वाडा का जो फैसला है सर, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट, मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस का बड़ा एहतराम करते हुए उस फैसले पे आता हूँ जिस पे बड़ी तनकीद हो रही है, और रेकोडेक का जो फैसला हुआ है उस पर भी तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक अदलिया के इख्तियारात का तल्लुक़ है, लामाला कोई भी मामला अगर अदालतों के सामने जाता है तो अदालतें कोई भी फ़ैसला करने का हक़ रखती हैं। पहला सवाल जो आपने मुझसे किया वो ये था इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और उसके इख्तियारात भी एक किस्म के इलेक्शन की लाज तक लामहदूद हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार यही है जो हाई कोर्ट के जज का या सुप्रीम कोर्ट के जज का है। आर्टिकल 209 के तहत उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होती है। अब रह गया मामला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब एक आइनी अदारा है तो इलेक्शन लाज के अंदर रहते हुए इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, मुकम्मल इख्तियारात हैं। इवन तोइन अदालत का इख्तियार भी एक किस्म का, तोइन इलेक्शन का भी एक जो आइन का आर्टिकल 204 है उसके मुताबिक कार्रवाई करने का इख्तियार वो रखते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जितने भी आइनी अदारे हैं, जिस तरह अदलिया का इदारा है या हमारी एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट का इदारा है या इलेक्शन कमीशन का है, जो आइनी इदारे हैं, हर इदारे का आइन के अंदर एक हदूद मुकर्रर की गई है कि आपने अपनी अपनी लिमिटेशन के अंदर रह के काम करना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तमाम आइनी इदारे आइनी हदूद के अंदर रह के जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते, और वक्तन फ़क्तन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बाज़ इदारे एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करते हैं, अल्टीमेट रिज़ल्ट उसका गलत निकलता है जो नहीं होना चाहिए। जो सवाल आपने किया कि क्या अदलिया का इदारे का जब इख्तियार आपने या उसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार वही रखा है आपने, और उसके बाद किसी इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए भी वही तरीक़ाकार रखा है जो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसका मतलब है कि आइनी एतबार से उनको भी बाज़ चीज़ों के जो इख्तियारात हैं या इलेक्शन एक्ट के अंदर रहते हुए जो कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अब रह गया मामला ये है कि जिस तरह आपने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से जो आपने बात की, मेरे नज़दीक जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अदारा इन्वेस्टिगेशन करता है तो मेरा अपना जो ज़ाती राय है वो ये है कि अदलिया को उस मामले में किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अदलिया को इस बात का इख्तियार नहीं है, इख्तियार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने से आप रोकेंगे तो वो मामला रुक जाएगा। क्या एक आम आदमी के ख़िलाफ़ जब किसी केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो और वो आदमी अपना मामला अदालत में लेके जाए कि मेरे ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसको रोक दें, तो क्या अदालत उसको रोकेगी? मैं समझता हूँ वो गलत है। अब आपने फिर मुझसे सवाल किया फैसल वाडा की हैसियत केस के मामले में। फैसल वाडा का केस जो है वो बड़ा सीरियस नेचर का केस था। उसने स्टेप बाय स्टेप हर मामले में गलत बयानी से काम लिया। इसी हमारी अदलिया ने मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इस ग्राउंड पर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया कि आपने अपने बेटे की तनख्वाह में से सैलरी नहीं ली, और उस ग्राउंड पे आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया लाइफ के लिए। मैं समझता हूँ कि वो फैसला उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। और इसी तरह लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक तल्लक है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि दस्तूर के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो अगर नहीं था तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को क्यों लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, वो एक मामला है। आप फैसल वाडा के हवाले से जो आपने सवाल किया वो ये है कि फैसल वाडा ने तकरीबन 2-2.5 साल तक अपने केस को प्रोलॉन्ग किया।
चाहे इस्लामाबाद सर मैं सर यहाँ पर मैं अपने सवाल की वजाहत कर दूं सर यहाँ पे फैसल वाडा साहब के हवाले से। देखिए सर, फैसल वाडा का केस कितना सीरियस है, सही था नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने उसको ऊपर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, सबूत नहीं है और चीज़ें नहीं हैं और ये उनकी जुरिडिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको जो चाहे दे दे, इस पे एक अलग बहस होती है। लेकिन सर जो फैसला आया उसमें ये कहा गया था फैसल वाडा से कि फैसल वाडा साहब आपके खिलाफ हयात 62(1)(f) प्रोसीडिंग के लिए बहुत ठोस मवाद मौजूद है। ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की सर जो हमने पढ़ी है। तो आपका केस अगर शुरू हुआ तो उसमें बहुत ठोस मवाद है कि आपको 62(1)(f) के तहत यानी तायात नाइली की तरफ आप जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपने ये जुर्म किया है तो हम आपको 63(1)(c) के तहत एक टर्म के लिए हटा देते। तो मैं एक आम आदमी हूं सर, मैं लॉ नहीं जानता, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, तो मैं सवाल करूंगा आपसे, आप एक जज हैं, कि कल एक कातिल जिसको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट एविडेंस के बुनियाद पर या आपके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है या एविडेंस है या सबूत है उनकी बुनियाद पर उसको सजाए मौत देता है और वो आदमी इकरार नहीं करता है कि मैंने जुर्म किया है, लेकिन ऐसे उसको एविडेंस थे जिसकी बुनियाद पर अदालत ने कानूनी तौर पर उसको सजाए मौत दे दी। अब वो केस गया अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम ये इकरार कर लो कि तुमने कत्ल किया है तो मैं तुम्हें 5 साल दे दूंगा, और उसने इकरार कर लिया और उसे 5 साल मिल गया। ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है सर इस अदालत से? मेरे नज़दीक आपका जो कहना है बिल्कुल दुरुस्त है, ये जस्टिफाइड नहीं करता। फैसल वाडा के केस में मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की जो मेरे नज़दीक सर ये काम तो बीच वाला पंचायत का होता है सर, ये पंचायत का काम होता है सर, बीच वाला तो सर ये कोई अदालतों का काम है। आप सर आप साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, मेरे सुनने वालों को, लेमैन को, हम जैसे लोगों को जो तालिब इल्म है, ये बताइए कि क्या इकरार के बाद जुर्म का आप सजा कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं सर? नहीं, जहाँ तक आपने क्रिमिनल केस का हवाला दिया, अगर कोई आदमी है कि मैंने ये जुर्म किया तो अमूमन कोर्ट लीनियंट व्यू तो लेता है, लेकिन मर्डर केस में ऐसा लीनियंट व्यू लेने का आपको इख्तियार नहीं है। मैं यहाँ जो आपके सवाल का डायरेक्टली जवाब देते हुए ये बात कहता हूँ कि फैसल वाडा को आपने जब ये कहा कि आप एडमिट कर लें कि आपने ये गलती की और उसके बाद आप जाके सेनेट से इस्तीफ़ा दे दें, अब रिज़ल्ट क्या निकला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को पहले सेनेट की सीट पे बहाल किया। बहाल करने के बाद ज़ाहिर है कि उस वक्त वो तो बहाल नहीं था, सेनेटर तो नहीं था, तो आपने सेनेट की सीट पे उसको बहाल किया। बहाल करने के बाद सेनेटर साहब ने आप जाके इलेक्शन कमीशन ने जब उन्होंने किया तो उसके बाद वो जाके रिज़ाइन करेंगे और उसके बाद जाके फिर इलेक्शन होगा। ये तरीक़ाकार तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, मैं तो कहता हूँ कि मेरे लिए एक काफ़ी हद तक सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग है। मैं जरा आगे आपसे बात करूंगा और ख़ास तौर पे एक केस आपके पास जो मैंने रेकोडेक का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी मैंने आपसे पूछना है आगे चल के। लेकिन वो जो इलेक्टेड मेंबर था सेनेट का, इस सीट के खाली होने के बाद जो इलेक्टेड था, जो सही मायनों में रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत था, वो बेचारा तो रुल गया। जी जनाब शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूं मैं, कनरानी साहब की तरफ जाने से पहले। सवाल सारा सुना हुआ है आपने सर, तो क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए 2-3 सवाल आपने किए। पहला वाला है वो फैसल वाडा वाला। अगर मैं बात करूं तो फैसल वाडा वाले केस में जो जैसे यासीन आजाद साहब ने भी फरमाया, अगर कोई जुर्म हो ना उसको बंदा एडमिट कर लेता है, नॉट इन मर्डर केस, तो वो लीनियंट व्यू आम तौर पर कोर्ट्स लिया करती हैं। तो ये प्रिंसिपल है।
तो अगर कोर्ट ने उसमें लीनियंट व्यू लिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है उन्होंने। एक बात तो ये होती है कि 62(1)(f का अख्तियार था, इलेक्शन कमीशन का नहीं था, ये बातें भी एक सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है। तो मेरा ख्याल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और वो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद जो उसने इकरार किया अपने जुर्म का और माफी भी मांगी, हाँ जी गलती होगी मेरे से, और उसको बाद उसने ये भी डिक्लेरेशन दी कि मैं जा करके उसको रिजाइन कर दूंगा, ये सीट मैं डी सीट हो जाऊंगा और इस सेशन के लिए या 5 इयर्स के लिए वो अनक्वालिफाइड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं किया कोर्ट ने, और कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि वो उन्होंने उसको एक्सरसाइज की है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, आपने फरमाया कि जो एक इलेक्शन कमीशन है एक आज़ाद और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कोसाई जुडिशियल फंक्शन तो कर सकता है। बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, ये कोर्ट नहीं है। तो इसलिए इनका आपको भी पता है, इनका कोई भी ऑर्डर होता है, पांचों के पांचों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अगर कोई फैसला करते हैं मुतफिका तौर पर भी, हाई कोर्ट का कोई भी हाई कोर्ट हो, उसका सिंगल जज इनके हाई कोर्ट के इनके इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें स्टे भी दे सकता है। इसलिए कि इनके महदूद इख्तियारात हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ द इलेक्शन एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ये ट्रांसग्रेस करे या कोई ऐसा मिस इंटरप्रेट करे या किसी जगह ऐसी नजर आए कि फैक्चुअल गलती है या कोई इलीगलिटी है या कोई इरेगुलरिटी है, तो हाई कोर्ट्स को ये अख्तियार होता है वो उसके अंदर उसको स्टे भी दे और उसको उसकी जुरिस्डिक्शन को भी डिस्कस करे और उसको आगे प्रोसीड भी नहीं करें। सर, मेरा सवाल यहाँ पे शाहीन साहब, मैं जरा रोकूंगा यहाँ पे। मैं आपकी इस बात से मैं वैसे तो ये हाई कोर्ट ये भी हाई कोर्ट लेवल का होता है और ये सवालात भी उठ रहे हैं कानूनी तौर पर कि यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन बहरहाल मैं ये सवाल यहाँ नहीं रखता। मैं तो आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि किसी इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को, यानी जो वो कर रहा है उसको रोकना या वो फैसला कर ले उसको रोकना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब वो फैसला कर दे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि ये कानूनी फैसला नहीं है, वो सेटिसाइड कर दे, खत्म कर दे, रिलीफ दे दे। मैं इस पर नहीं आ रहा, लेकिन वो फैसला अनाउंस नहीं कर सकते। ये अदालत का इख्तियार है सर, इस तरह रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, अदालत के देखें, अब मसलन हम किसी भी एक ऑर्डर को चैलेंज करते हैं या किसी नोटिस को चैलेंज करते हैं या किसी भी एस्पेक्ट को चैलेंज करते हैं, कोर्ट के पास दो अख्तियार होते हैं। एक ये है कि वो तमाम प्रोसीडिंग स्टॉप कर दे, उसको सस्पेंड कर दे या स्टेटस को का ऑर्डर कर दे, क्योंकि मैटर उनके पास चला गया, सब जुडिस है, उसको उन्होंने डिसाइड करना है। या वो कहें कि आप प्रोसीडिंग जारी रख सकते हैं लेकिन फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। ये रूटीन है अदालतों की। ये मसलन फर्ज करो कोई भी हम शो कॉज नोटिस को चैलेंज करते हैं, कोई सिविल सर्वेंट है, उसका लेके जाते हैं, अब हम कहते हैं कि जी इसमें मेलाफाइड इन फैक्ट एंड लॉ है, इसमें कोरम नॉन जुडिस ऑर्डर है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो कोर्ट्स उसमें ये दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो ऑर्डर सस्पेंड कर दे और स्टेटस को कर दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कोर्ट ये कहती है कि जी ये प्रोसीडिंग्स जारी रहेंगी लेकिन फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। तो दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लिहाजा कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेटिव इदारों को इन्वेस्टिगेशन करने से, पर्टिकुलर जो नामजद मुल्जिम हैं उनको बुलाने से रोकना, क्या ये भी अदालत का इख्तियार है सर? जी बिल्कुल, ये भी इख्तियार है। मसलन आप अगर FIA का हवाला दे रहे हैं तो बिल्कुल FIA में अभी बल्कि जस्टिस सतरमल्ला साहब जब चीफ जस्टिस से एक केस था, मैं बल्कि खुद पेश हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का केस था, FIA ने FIR काट दी, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कहा उनके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा, उनकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट की। वजह क्या थी? उनको रोका कि आप इन पे फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। वजह ये थी सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें फैसले है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें फैसले हैं या नहीं है। अतहर मिनुल्लाह साहब ने दिया है, जस्टिस मुनीर ने दिया है, जस्टिस साकिब ने दिया है, जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ जस्टिस ने जो फैसले दिए हैं उन फैसलों की बुनियाद पर इन अदालतों पे बहुत सा आपके इमेज आया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या अदालतों को ये इख्तियार है, बस इतना पूछ रहा हूँ सर।
जी बिल्कुल अख्तियार है। मैं रिसेंट आपको एक और मिसाल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाइसा साहब के खिलाफ इशू की जाने वाली प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर स्टे की और उसको सेटिसाइड भी की। बात यह है कि अदालतों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती है उनको पूरी तरह अख्तियार है, जब आप केस मेट आउट कर लेते हैं ऐसा कि जो उस दायरा कार में आता हो, तो बिल ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब साहब। अमानुल्लाह, ठीक है सर, अमानुल्लाह करनानी साहब, यही चंद सवालात हैं। उसमें एक सवाल है कि फैसल वार्डर का अदालती फैसला जो आया उसको कैसे, हम फैसलों पे बात कर रहे हैं, जजेस और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं कर रहे हैं। रेकोडेक का एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फ़ैसला करने से रोका और इन्वेस्टिगेटिव इदारे को इन्वेस्टिगेशन करने से, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने से पर्टिकुलर शख्स के लिए रोक दिया, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई अदब और माजरत के साथ जनाब शोएब शाहीन साहब से, और पता नहीं यासीन आज़ाद साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, बिल्कुल 100% इख्तलाफ करता हूँ। कानूनी तौर पर, ज़ाती तौर पर नहीं ज़ाती तौर पर मेरे भाई है, बहुत अच्छे इंसान। बात यह है कि कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है। मैं थोड़ा सा सख्त बात हमेशा करता हूँ, आपने भी मुझे माफ़ करना है। अच्छा सर। वो ये है कि फैसल वाबडा का अगर केस लें तो उसके अंदर आप सर्कमस्टांसेस को न भूलें। वो सिर्फ एक केस नहीं है, उसके पीछे अगर सर्कमस्टांसेस देखें तो उसके साथ मिलाकर देखेंगे तो फैसलों का नोयत पता चल जाएगा कि ये शोएब शाहीन साहब वाले एकेडमिक फैसले हैं या उसके अंदर कुछ और है। वो पस मंज़र ये है कि जब फैसल वाबडा साहब ने बूट को एक मीडिया टॉक शो में जाके टेबल पे रखा था, उस टॉक शो के बाद फैसल वाबडा साहब ताहयात नायल हो गए। और जब फैसल वाबडा साहब ने बूट का जो गुलदस्ता है उसको गर्दन में डाला तो इसके बाद फैसल वाबडा साहब सेनेटर भी बन गए। तो आप इस हकीकत क्यों नहीं जानते? बाकी जहां तक बात है आपका इलेक्शन कमीशन का, फिर मैं कहूँगा आपके जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा इसी बुनियाद पर दिया कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती है, और वाकई है। क्यों? शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 2(1) के तहत जिम्मेदारी है। वो उसका आईनी जिम्मेदारी, जिस तरह जुडिशरी का फैसले करना उसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस तरह हमारे, मुझे बेयर मी आउट, कि जिस तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, बज़ाहिर आप ये समझते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट कोई छोटी अदालत है, नहीं, मगर जहां पर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम की बात करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है। तो इस तरह जो हमारे इदारे होते हैं उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन अपने आईनी अख्तियारात के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, और मैं कोर्ट कर रहा हूं जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम को, जो यहाँ हमारे मुल्क के बहुत ही नामवर जज थे, और उन्होंने जो ये अपना स्टैंड लिया और दुरुस्त स्टैंड था। अब इस तरह लोकल काउंसिल के इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और आपके हाई कोर्ट मुदाखलत करे, कल सिविल कोर्ट करे, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? उसका आईनी जिम्मेदारी कैसे अदा करेगा? इसके ऊपर मैं आपको वो मिसाल देता हूं कि शरफ फरीदी का केस है 1992 का, यासीन आज़ाद साहब जानते हैं, ये कराची का केस है। इसके बाद फिर हमारे कोयटा से केस आया अजीजुल्लाह मेमन का, उसमें यह आया था कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जुदा किया जाए, कि जहां इंतजामी अख्तियारात, अदालती अख्तियारात इंतजामिया को पास थे, उसको कहा गया जी वो अदालती अख्तियारात को जुदा कर दे, वो जुदा हो गए। अब फिर ये हुआ, आसिफ सईद खोसा साहब का जजमेंट है कि अब इसके अंदर इतना ज्यादा जुडिशरी आजाद हो गई, अब उसने इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात के अंदर। ये भी आसिफ सईद खोसा साहब का जजमेंट है। अब अदलिया को एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। पहले जब शिकायत थी कि वो अदलिया के अख्तियारात को एग्जीक्यूटिव ने इंक्रोच किया हुआ है, जब उस वक्त ये था, आपको पता हो या ना हो, कोयटा में ये था कि डिप्टी कमिश्नर जो कत्ल केसेस सुनता था और बाद में अब ये सेशन जज सुनता है। इस तरह कई और पावर्स थे मजिस्ट्रेट्स को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को थे, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं थे सेक्शन 30 के। ये तमाम पावर्स जुडिशरी को मुंतकिल हो गए, मगर जुडिशरी को जब मुंतकिल हो गए तो जुडिशरी ने अब हमला कर दिया एग्जीक्यूटिव पे।
तो जब ये हमले इस तरह होते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर तो कोई इदारा काम नहीं कर सकेगा। ठीक, अब आगे रेकोडेक के ऊपर। मैं सर रेकोडेक मैं मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं रेकोडेक पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले सर मैं चाहता हूं जरा सा एक ब्रेक ले लूं और फिर आराम से मौका दूं ताकि आपसे रेकोडेक इन तीनों हजरात से रेकोडेक का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उसको वो कैसे देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक पे वापस। वेलकम बैक। यासीन आजाद साहब पर्टिकुलर केस को उठाते हैं। 3 मिनट आपके पास है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक मंसूबे को कानूनी करार दे दिया, आप क्या कहेंगे सर? देखें, जो फैसला वो आया वो तो डिटेल से मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल में ये सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेजा था और रेफरेंस के दौरान जो है एक राय देखकर बताया गया कि भाई ये फैसला सही है या गलत है। ज़ाहिर है कि अमानुल्लाह कंगरानी साहब इस केस में अपेयर भी होते रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल इशू था और इंटरनेशनल इशू में काफ़ी अरसा लंबा चौड़ा केस की प्रोसीडिंग भी हुई, सारा कुछ हुआ। तो अब सदर पाकिस्तान के रेफरेंस की जो राय दी गई है उसमें उन्होंने ये कहा कि ये फ़ैसला सही था। अब उसकी डिटेल में मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन मैं एक बात है, जिस तरह अभी अमानुल्लाह कंगरानी साहब ने भी कहा, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ। कंगरानी साहब ने काफ़ी डिटेल से इस बात को डिस्कस किया। मैंने तो एक जुमले में बात ख़त्म की थी कि हमारा जो आइन है उसके अंदर हर इदारे के लिए हदूद दी गई हैं और उस हदूद के अंदर रह के काम करेंगे तो किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। अब जहाँ तक रेफरेंस का तल्लक है, मेरे ख्याल में 2 या 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे और उसमें जैसे याया अफरीदी ने शायद किसी पॉइंट पे इख्लाफ भी किया है, तो उन्होंने राय ये दी कि ये फैसला सही था और इसमें ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तानियों का होगा। बहरहाल चूँकि प्रेसिडेंट जब कोई रेफरेंस फाइल करता है तो इससे पहले भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात चीज़ों में राय दी है और मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोर्ट वक्तन फ़क्तन सारे ही फैसले सही करती है। आपके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो एक्सटेंशन 6 महीने की दी गई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत का जन्म दिया। बहुत सारे मामलात में, जिस तरह अमान भाई ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में, इदारों के मामलात में अदलिया की मदाखलत मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा होती जा रही है। इवन पार्लियामेंट का इदारा है, वहाँ भी आप मदाखलत करके डायरेक्शन देते हैं। सपोज नैब का कवानीन बन के वो चला गया, आज पता नहीं 1 महीने से आपके नैब के कवानीन पे लंबी चौड़ी बहस सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके भेज दी तो उस पर इतनी लंबी चौड़ी डिबेट नहीं होनी चाहिए थी और राय पूछ रहे हैं कि कौन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए, कौन से नहीं हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इस पार्लियामेंट का इदारे को ख़त्म कर दें, फैसला आप ही सुना दें। तो पार्लियामेंट ने जब ये फैसला कर लिया कि ये नहीं यूं होना चाहिए और एक कानून बना दिया, अमेंडमेंट कर ली और उसको 2-2 महीने के लिए लेके आप बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दूसरे केसेस में आप खुद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केस पेंडिंग है, 57,000 केस पेंडिंग है। अगर आप अपना टाइम इन कामों में ज़ाया करेंगे तो केसेस तो पेंडिंग होंगे ना। फिर और उसमें भी सर, उसमें भी माजरत के साथ ज़्यादातर केसेस, अहम तरीन केसेस जो हैं वो सिलेक्टेड आपके जजेस सुन रहे हैं, बाकी जजेस से तो काम ही नहीं लिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। मैं ज़रा सा, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है यासीन आज़ाद साहब, वरना मैं अभी आपसे और भी सवाल पूछता। शोएब शाहीन साहब, एक से क्लियर कट आपसे एक सवाल है बहुत, और माजी में ऐसे हुए हैं और मैं नहीं कह रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसलों की गलतियों की निशानदेही की है, आपके वकला ने की है। तो सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की बुनियाद पर हुकूमत को, निज़ाम को या मुल्क को नुकसान पहुंचे तो उसका क्या हल है, क्या मदावा है सर? देखें, अदालतों को तो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है कि अगर वो नेक नीति पे मबनी वो फैसले करते हैं और उनका फैसला गलत साबित हो जाता है कल-कला, तो बल्कि यहाँ तक क्या कहा गया कि वो फैसला जो पार्टीज के दरमियान आपने किया वो चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ लॉ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में चेंज आप कर सकते हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके पास आया है
और आपने उसमें एक फैसला दे दिया जो आपकी नज़र में वो सब्सिक्वेंटली आपको साबित हुआ कि वो गलत था, तो आप उस लॉ को रिव्यू कर लें, उस प्रिंसिपल को रिव्यू कर लें, उस इंटरप्रिटेशन को रिव्यू कर लें, मगर ये कहना कि उन जजेस के खिलाफ उस बुनियाद पर एक्शन होगा, वो आज तक नहीं हुआ और ना ही इसको बुनियाद बना कोई एक्शन होता है। अगर उनकी बदनीयती साबित हो जाए, अगर जज ने बदनीयती की बुनियाद पर कोई फैसला किया, कोई पैसे लेकर फैसले किए या किसी कंसिडरेशन पे खा वो जो कि उसके ओथ के खिलाफ वर्जी में किया है, कंसिडरेशन नफरत भी हो सकती है, कंसिडरेशन मोहब्बत भी हो सकती है, तो उसकी बुनियाद पर अगर गलत फैसले किए हैं तो फिर जो सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस होते हैं, हाँ वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक फोरम मौजूद है। और अगर जो लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, तो उनके खिलाफ एसी कमेटी होती है या जो हाई कोर्ट का कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसके पास प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं और उसके खिलाफ यानी नौकरी। सर मैं यहाँ कोट करते हुए, मैं यहाँ बिल्कुल आपने हमें तरीक़ेकार तो बता दिया, मैं एक चीज़ कोट करते हुए, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास कम है, मैं कंदरानी साहब की तरफ जाता हूँ। एक कहते हैं कि जी वो फैसला या वो काजी जो है वो जहन्नुमी है, ये एक हदीस है जो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, वो काजी जहन्नुमी है जो गलत फैसला करे, वो काजी जहन्नुमी है जो नाअहलियत की बुनियाद पर फैसला करे, और वो काजी सिर्फ जन्नत में जाएगा जो मेरिट पे फैसला करे। ये कंदरानी साहब मैं जरा आपकी तरफ आता हूं, ये रेकुटिक पे जो फैसला है इसको क्या कहेंगे सर? गुजारिश है, एक तो ये फैसला नहीं है, दूसरी बात मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान को आइन और कानून तो नहीं पढ़ा सकता, मैं अपने सीखने के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आप भी इस वक्त सामने 186 का आर्टिकल देख ले, उसमें से कहीं से कोई गुंजाइश बता दे, इतना बड़ा जो फैसला लिखा है आया उसके अंदर गुंजाइश है? यानी PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 641 को उन्होंने एक लिहाज से रिविजिट कर दिए, एक लिहाज से 186 के अंदर उसको और रूल किया है। अगर तो ये अपना इस्तेमाल करते 184(3) के तहत, वहां तो नौज बिल्ला उनको खुदाई इख्तियारात है। सुप्रीम कोर्ट को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नौज बिल्ला 183 के तहत खुदाई इख्तियारात है। वो खुदाई इख्तियारात इस्तेमाल करते तो शायद उनकी ये बातें दुरुस्त होती, मगर अंडर दी गार्ब ऑफ 186 जो कुछ किया है वो पहली दफा इन्होंने नहीं किया है। ये काम इससे पहले भी होते रहे हैं और बिलखसूस इसी बेंच ने चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने आइन के अंदर तारीफ की है, मावरा आइन फैसले किए हैं, एक लिहाज से आइन को पामाल किया है। तो पहला फैसला जो आपने देखा रेफरेंस का, उधर से सवाल आया था कि जो फ्लोर क्रॉस करता है मेंबर, उसको फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या फॉर टाइम बिंग होना चाहिए। तो उन्होंने ये सवाल वापस कर दिया कि जनाब चूंकि ये हमारा डोमेन नहीं है, ये पार्लियामेंट तय करेगा कि इसका लाइफ टाइम होना चाहिए या फॉर टाइम बिंग होना चाहिए। तो वो तो अच्छा किया, वापस कर दिया, मगर साथ ये पक्ष और डाल दिया ताहम। अब वो ताहम में क्या कर रहे हैं कि मगर उसका वोट जो है शुमार नहीं होगा। अब इसका आइन में कहीं भी जिक्र नहीं है, ना इससे पहले किसी फैसले में जिक्र है। ये खुदाई अख्तियारत है जो 186 में नहीं था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल तक केस सुना, बल्कि मैं खुद उसमें एडवोकेट जनरल था, 2 दफा उसमें रहा हूं। उसके अंदर ये 2005 का केस था कोयटा हाई कोर्ट का, और इसके बाद 2007 में वहां फैसला हुआ। 2007 में ही अपील आया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। 2007 से लेकर 2013 तक 6 साल ये केस चलता रहा। फाइनली एक फैसला हुआ, सही और गलत पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अचानक उनका डील हो गया इस तरह, जिस तरह ब्रॉडशीट का डील हुआ था लंदन में। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसका भी डील हुआ। उस डील के अंदर जो लोग मुलविस है वक्त उनको साबित करेगा, मगर मैं बदकिस्मती से कहूंगा हमारी सुप्रीम कोर्ट इस तरह इस्तेमाल हुई जिस तरह अभी इमरान खान भी मानता है नेब मेरे दायरे अख्तियार में नहीं था। किसके दायरे अख्तियार में था? वो खुद कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। सर कोई बच्चा नहीं है सर, क्या आप ये जुमला कहते हैं कि इस्तेमाल हो गए सर? व्हाट डू यू मीन बाय इट? अहम तरीन खुदा के बाद अगर किसी के पास इख्तियार है अल्लाह के बाद,
तो सर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल हो गया, वजीर आजम इस्तेमाल हो गया, किसी को ख्वाहिश की भाई इस्तेमाल हो गया, किसी और अगर आप इस्तेमाल होते हैं तो आप आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ आज तक शहबाज शरीफ ने इमरान खान का कोई भी फैसला एंडोर्स किया है? आज तक मुझे बताएं, या इमरान खान ने शहबाज शरीफ कोई फैसला एंडोर्स किया है? मईसा की मईशत के लिए दुआएं दे रहा है शहबाज शरीफ, वो नहीं मानता है। क्या वजह है कि रिकॉर्डिंग के मसले में दोनों फरीक एक हो गए और दोनों ने उसको एंडोर्स किया, एक दूसरे ने कबूल किया, इसलिए कि पीछे से उनको हुक्म यही था आपने इस मसले पे इकट्ठे होना है। तो सर कंरानी साहब अगर आप जिस पोस्ट पे बैठे थे, अगर आपको डिक्टेशन आती है तो फिर मेरी बात सुने ना, फिर तो आप उस पोस्ट के अहल नहीं है ना सर, माजरत के साथ। फिर तो वो हदीस मैंने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो फिर मैंने वो हदीस सही सुनाई थी ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे जरा से ये बताएं सर, रैकोटेक फैसले का जो दिया है, क्या ये भी एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आती है? क्या इसे हुकूमत को मानना या ना मान? नहीं, उन्होंने तो रिविजिट कर लिया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कूड़ेदान में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में कह रहा हूं। 186 को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने बताया नहीं, इन्होंने खुदा ही अख्तियार इस्तेमाल किए। 186 आप पढ़े 4 लाइनें, कानून का कोई इंटरप्रिटेशन हो तो कानूनी नुक्ते पर वजाहत करेंगे सुप्रीम कोर्ट, बस इतनी सी बात है। और इससे पहले भी आते रहे, उसके अंदर जजमेंट्स मौजूद है, चूंकि इनके पास हमारे इस बेंच के सामने जजमेंट्स की कोई अहमियत नहीं है। और 1954 में फेडरल कोर्ट के सामने, चीफ के सामने वो ये आया था 186 के हवाले से, तो उन्होंने ये कह दिया जहां पर पार्टीज का लिटिगेशन हो वहां पर ये ओपिनियन नहीं मांगी जा सकती, क्योंकि वहां राइट्स अक्रूड हो जाते हैं। हम तो एक राय दे सकते हैं कानून के मुताबिक, कानून के अंदर कोई हुक्म हो। अगर ऐसी राय है तो जुल्फकार अली भुट्टो का बेहतरीन रेफरेंस उनके पास पड़ा हुआ है, जिसमें 7 जजों में से 3 ने उसको सजा नहीं दी, एक ने कह दिया हम पर जबरन जो है फैसला लिया गया है, तो 4 जजों की अक्सरियत ने भुट्टो के खिलाफ फैसला बहुत दिया। सही फैसला है, लेकिन वो स्टिल पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है। आज जो रेफरेंस क्यों नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो क्यों नहीं सुना जाता है? बहुत सही है। ये भी देखना है कि एक शख्स जिसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो 55,000 वोट चोरी करने पर जो है वो निकाल दिया था, वो अदालत में जाता है और वो केस इतना लंबा स्टे में जाता है कि वो डिप्टी स्पीकर भी बन जाता है और अपना वक्त भी गुजार देता है। तो हम फैसलों में बात कर रहे हैं कि फैसले अदालतों के ऐसे भी आए हैं कि उस पर जो है वो सलाम करने को, सलूट करने को दिल चाहता है, और ऐसे फैसले भी आए हैं जिन फैसलों की बुनियाद पे खुद अदालतों में मौजूद जो जजेस हैं, वकला हैं, जो माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि ये स्या फैसले हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।